13 जून 2023 को देहरादून के क्लेमंट टाउन थाना क्षेत्र के टर्नल रोड C13 में कुछ लोगों को अपने घर के पड़ोस के एक घर के अंदर बहुत ही बुरी बदबू आ रही होती है। वो लोग उस घर के पास जाते, जैसे ही पास जाते तो वो बदबू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और दरवाजे के पास जब पहुंचते हैं तो वो इतनी भयानक हो जाती है कि वहां पर खड़ा रहना भी उन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा होता है। वो लोग दरवाजे को तोड़कर देखना चाहते हैं कि आखिर अंदर क्या है। जैसे ही वो लोग दरवाजे को तोड़ रहे होते हैं तो अंदर से कुछ आवाज़ आती है। आवाज़ आती है तो उनको लगता है जरूर से अंदर कोई है, तो डोरबेल को बजाते हैं और दरवाजे को भी खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो अब वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करने के बारे में फैसला करते हैं। तुरंत ही वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं और यहाँ पर जो भी घटना हुई थी उसके बारे में जानकारी देते हैं। पुलिस तुरंत ही वहाँ पर आ जाती है। जैसे ही पुलिस वहाँ पर आती है तो उसी टाइम पे उस मकान के मालिक सोइब भी वहाँ पर हाजिर रहते हैं। सोइब वहीं पर नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहते होते हैं और ऊपर का जो मकान होता है वो उन्होंने किराए पर दिया हुआ रहता है। अब पुलिस जैसे वहां पर आती है, ऊपर की तरफ जब जाती है तो वहां पर उस रूम के दो दरवाजे होते हैं। एक दरवाजे पे बाहर से ताला लगा हुआ था और दूसरा जो दरवाजा था वो लोहे की जाली से बना हुआ था और उसको भी अंदर से लॉक किया हुआ था। तो पुलिस उस जाली वाले दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने का फैसला लेती है। तुरंत ही उस जाली वाले दरवाजे को तोड़ा जाता है और पुलिस वहां से अंदर की तरफ दाखिल होती है। साथ ही कुछ और लोग भी अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो लोग रूम से जब बेडरूम की तरफ जा रहे होते हैं तो बेडरूम का नज़ारा इतना ज़्यादा भयानक होता है जिसे देखकर सभी लोग सहम जाते हैं। दरअसल वहां पर फर्श पर दो लाश पड़ी हुई रहती है, जिसमें से एक लाश महिला की होती है और दूसरी लाश पुरुष की होती है। दोनों की लाश की हालत इतनी ज़्यादा खराब होती है जिसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये काफ़ी दिन पहले इन लोगों को मारा गया है। वैसे दोनों के गले पे घाव थे, गले से और नाक से खून बह रहा था और वो खून पूरी रूम में फैल चुका था और उस खून और जो खून था वो पूरी तरह से सूख चुका था क्योंकि काफ़ी सारे दिन हो चुके थे। साथ ही उनके शरीर पे और भी कई सारे घाव थे और उनके शरीर के ऊपर कीड़े भी रेंग रहे थे। अब जब उसके लाश के पास में जब देखते हैं तो पुलिस वाले और भी ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वहां पर एक छोटा बच्चा था। बच्चा की उम्र मुश्किल से 1 हफ्ते के आसपास हुई थी और बच्चे को जब चेक किया जाता है तो उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। दरअसल कुछ समय पहले जो लोगों को अंदर से आवाज़ आई थी वो इसी बच्चे के रोने की आवाज़ थी। पुलिस को जैसे पता चलता है कि इस बच्चे में अभी भी जान है तो तुरंत ही उसको अस्पताल भेज देते हैं उसका सारवार करने के लिए और उसको अस्पताल भेज दिया जाता है और वहाँ पर उसकी अच्छे से देखभाल शुरू हो जाती है और उसका इलाज शुरू होता है। अब यहाँ पर पुलिस वाले फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं और सबूत जुटाने में लग जाते हैं। अब सबसे पहले तो लाश को देखकर ये लग रहा था कि जैसे, क्योंकि जहाँ के जो हालात थे जैसे कि बाहर की तरफ ताला लगा हुआ था और दूसरा जो दरवाजा था वो अंदर से लॉक किया हुआ था। तो पुलिस शुरू में ये अंदाजा लगाती है कि हो सकता है इन लोगों की हो या तो फिर किसी एक ने पहले दूसरे को मार दिया होगा, उसके बाद दूसरे ने अपने आप को मार लिया होगा, ये भी हो सकता है। ये सब वो लोग सोच रहे थे। तो इन दोनों के बारे में जब पुलिस जानकारी जुटाना शुरू करती है तो सबसे पहले मकान मालिक से ही पता चलता है कि ये दोनों यहाँ पर 4 महीने पहले ही किराए पे रहने के लिए आए थे। जब आए थे तो उस टाइम पे अनम प्रेग्नेंट थी और अभी 8 जून को ये लोग किसी प्राइवेट अस्पताल में दाखिल हुए थे और वहाँ पर इनको एक बच्चे का जन्म हुआ था और 10 जून को ये लोग वापस यहाँ पर आए थे। तो 10 जून के बाद ये लोग घर से बाहर नहीं निकले थे और 13 जून को इस तरह से इन लोगों की लाश बरामद होती है। अब पुलिस को इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कुछ खास पता नहीं चलता है क्योंकि इन लोगों की जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से इसकी मौत की असली वजह समझ में नहीं आ रही थी। पुलिस यहाँ पर मर्डर या तो उलझ कर रह गई थी। तो पुलिस अब इसके बैकग्राउंड के बारे में जानना शुरू करती है। तो इन लोगों के परिवार से पूछताछ शुरू होती है तो सबसे पहले पता चलता है कि जो काशिफ है वो सहारनपुर का रहने वाला होता है। वहाँ पर उसकी एक और पत्नी होती है जिसका नाम नुसरत होता है। जब नुसरत के बारे में पुलिस को पता चलता है तो सबसे पहले वही इनकी रडार में आ जाती है। पुलिस वालों को लगता है कि शायद नुसरत इसकी दूसरी शादी के चलते खुश नहीं होगी और उसके चलते उसी ने इन दोनों का मर्डर करवाया होगा। तो वो लोग तुरंत ही वहाँ पर सहारनपुर चले जाते हैं और वहाँ पर नुसरत से पूछताछ शुरू करते हैं। जैसे ही नुसरत से पूछताछ शुरू होती है तो वो कहती है कि मेरे और काशिफ के बीच में कोई भी ऐसी बात नहीं थी, हम दोनों का जो रिश्ता है अभी भी काफ़ी अच्छा चल रहा था और मेरी रोज़ उनसे फ़ोन पर बातचीत भी होती रहती थी। लेकिन 10 जून के बाद मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई थी। मैंने उनको कई बार कॉल भी किए थे लेकिन 12 जून के बाद उनका कॉल लगना भी बंद हो गया था, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके चलते मैंने 13 जून को
देहरादून जाकर इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी कि मेरा जो पति है वो गुमशुदा हो चुके हैं। तो इसी बात पर अब ससुर से भी पूछताछ होती है, तो ससुर का ये कहना होता है कि इन दोनों के बीच में अभी भी रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था और इनका एक बेटा भी है, जिसके चलते नुसरत कभी भी अपने पति को नहीं मार सकती है। तो अब जब पुलिस से वहाँ से देहरादून चल जाती है, देहरादून जाने के बाद वो लोग चेक करते हैं कि क्या जो भी नुसरत बता रही थी वो सच है या नहीं है। तो वहाँ पर पता चलता है कि नुसरत ने यहाँ पर एक रिपोर्ट गुमशुदा होने की यहाँ पे दर्ज कराई थी। साथ ही उनकी कॉल डिटेल को अगर चेक किया जाता है तो पता चलता है कि वो और उसके पति पहले भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते थे, और उसके बाद जब ये हादसा हुआ उसके बाद भी 10 तारीख के बाद भी उसने कई बार उसको कॉल करने की कोशिश की थी। तो इससे ये साबित होता था कि नुसरत ने जो भी कुछ बताया था वो एकदम सही था, जिसके चलते पुलिस अब नुसरत को इस केस से क्लीन चिट दे देती है। तो अब सवाल ये था कि अगर इसकी पहली पत्नी ने इसका इस तरह से मर्डर नहीं किया है तो आखिर इसका मर्डर किसने किया है। अब पुलिस के पास जब कुछ भी नहीं बचता है तो वो लोग फिर से पूछताछ शुरू करते हैं। तो पूछताछ में ये भी पता चलता है कि जो कासिफ है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज था, उसने काफ़ी लोगों से कर्ज लिया हुआ था और ये कर्ज करीब करीब 15 लाख का था, जिसके चलते पुलिस वालों को ये लगता है कि हो सकता है कि किसी कर्जदार ने आकर इसका मर्डर कर दिया हो। लेकिन इसमें भी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम थी, क्योंकि अगर कोई भी कर्जदार इसको मार देता है तो पैसे तो इनके हाथ नहीं लगने वाले थे, लेकिन जो भी थोड़े बहुत भी अगर मिलने वाले होते भविष्य में वो भी अब चले जाते इन लोगों के मरने के बाद, तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला था। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी। अब वो लोग एक फैसला करते हैं कि आखिर क्यों ना हम यहाँ के इसके आसपास के सीसीटीवी कैमरे को चेक करें, शायद उसके अंदर हमको कुछ सबूत मिल जाए। तो वो लोग उस घर के आसपास जाते हैं, तो घर के आसपास उनको कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं मिलता है, लेकिन जो मेन रोड होता है वहाँ पर उनको एक सीसीटीवी कैमरा मिल जाता है। तो वो लोग उस सीसीटीवी कैमरे की सभी फुटेज को चेक करना शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे कि उसकी जो पहली बेबी नुसरत थी उसने बताया था कि 10 जून के बाद वो कॉल लगा रही थी लेकिन नहीं लग रहा था। साथ ही मकान मालिक शोएब ने भी बताया था कि वो लोग 10 जून को घर के अंदर गए थे, उसके बाद बाहर नहीं आए थे और 13 जून को उनके सब मिले थे। तो पुलिस वाले अब 10 जून से लेकर 13 जून तक के सभी फुटेज को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो लोग 10 जून के फुटेज को देखते हैं तो उसके अंदर उसको कुछ भी नहीं मिलता है। फिर 11 जून के फुटेज को देखा जाता है तो उसके अंदर भी उनको कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन फिर जब 13 जून की फुटेज को चेक किया जाता है तो उस टाइम पे 13 जून की सुबह सुबह उनको एक वर्णाकार अंदर की तरफ आती हुई दिखती है। उसके बाद थोड़ी ही देर के अंदर वो वर्णाकार बाहर की ओर चली जाती है। अब पुलिस वाले पूरी जो कॉलोनी होती है वहां पर जाते हैं और सबके साथ बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या किसी की आपके भी घर पे इस तरह की कोई वर्णाकार आई थी 12 जून की रात को और 13 जून की सुबह को। तो सबका कहना होता है कि कोई भी ऐसी कार हमारी जान पहचान वाले की नहीं है। तो पुलिस फिर से उस फुटेज को ध्यान से देखती है तो उसके अंदर उस कार का नंबर भी दिख जाता है। उस नंबर से उस गाड़ी का जो मालिक होता है उसके बारे में पता चलता है। तो पता चलता है कि वो गाड़ी किसी अवसद की है। अब अवसद के बारे में जब पता किया जाता है तो परिवार वालों से पता चल जाता है ये जो अवसद है वो कासिफ का ही दोस्त है। और उसके बाद अवसद की जो डिटेल्स है वो निकाली जाती है, उसका जो एड्रेस है वो निकाला जाता है और उसको पुलिस वाले उसके घर पर जाते हैं। घर पर जाने के बाद उसको वो फुटेज दिखाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि इस दिन को आपकी कार यहाँ पर थी, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो अवसद से जब गाड़ी के बारे में पूछताछ की जाती है तो उसका ये कहना रहता है कि उस दिन वो गाड़ी मेरे पास नहीं थी, लेकिन मेरा एक दोस्त मुझसे वो ले गया था और उसके बाद वो कहाँ पे गया उसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। तो पुलिस जब उस दोस्त के बारे में पूछती है तो उसका एक कहना होता है कि उस दोस्त का नाम शहबाज था। शहबाज के बारे में जब जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि वो अनम का ही सगा भाई होता है। इसके बाद शहबाज की कुछ कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि 10 जून की रात को उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ किया था और फिर 11 जून को सुबह फिर उसने उसको स्टार्ट किया था और जब फ़ोन स्टार्ट किया था उस टाइम पे उसकी लोकेशन कुछ और थी और 10 जून को जो लोकेशन थी वो यही किराए का घर था जहां पर ये अनम और कासिफ रह रहे थे। इसके बाद 13 जून को फिर से उसके फ़ोन की लोकेशन इसी घर पर मौजूद दिखाई दे रही थी। अब इस पे पुलिस को इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शक होता है तो तुरंत ही पुलिस शहबाज के पास जाती है, उसको पकड़ लेती है और अपने पास लेकर आती है। जब उसको लेकर आती है उससे पहले उन लोगों को एक और वीडियो भी मिला था जो कि अनम के फ़ोन से मिला था। अनम के फ़ोन में एक वीडियो था जिसमें
वो बोल रही थी जो शहबाज है वो हमें मारने की प्लानिंग कर रहा है और हमें कभी भी वो मार देगा। साथ ही वो वीडियो के अंदर वो रो रही थी। जब ये वीडियो मिलता है उसके बाद तुरंत ही वो शहबाज के पास जाते हैं और उसको वहां से पकड़ कर लेकर आते हैं। आने के बाद उससे इससे पूछताछ शुरू करते हैं। शुरू में तो शहबाज बिल्कुल ही मना कर देता है। उसका एक कहना रहता है कि मैंने अपने बहन को नहीं मारा है, मैं अपनी बहन को क्यों मारूंगा, साथ ही अपनी जीजा को भी क्यों मारूंगा, जिससे कि मेरी बहन भी विधवा हो जाएगी, तो मैं ऐसा काम क्यों करूंगा। लेकिन पुलिस वाले उसके खिलाफ जो भी सबूत थे वो सारे सबूत दिखाते हैं। वो उस गाड़ी को दिखाते हैं जिस गाड़ी के अंदर वो आया था, फिर उसकी जो कॉल डिटेल्स थी उसको भी वो दिखाते हैं और साथ ही उस वीडियो को भी दिखाते हैं जिसके अंदर अंदर अनम रोते हुए वो चीज़ बोल रही है कि शहबाज हमें मारना चाहता है। जब ये सारी चीज़ उसके सामने आती है और फिर कड़ी पूछताछ होती है, वो टूट जाता है और फिर वो कबूल लेता है कि उसने ही अपनी बहन को और अपने जीजा को मारा है। वो कहता है कि 7 जून को काशिफ ने उसने अपने घर पर घूमने के लिए बुलाया था और 7 जून को वहाँ पर आता है। आने के बाद वो लोग घूमने के लिए देवभूमि जाते हैं। वहाँ पे जाने के टाइम ही उसने इसको मारने का प्लान बना लिया था। वैसे 1 साल से वो काशिफ को मारना चाहता था और सही वक्त का इंतजार कर रहा था। वो लोग 7 जून को जब घूमने के लिए जाते हैं वहां पर उसको मारना चाहता है, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से साथ ही उसकी बहन भी उन लोगों के साथ थी, जिसकी वजह से वो उस प्लान को कैंसिल कर देता है। फिर वो घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद 2 दिन वो लोग अस्पताल में रहते हैं और 10 जून को जब वो लोग घर के अंदर आते हैं उस टाइम पे, क्योंकि अस्पताल से वो दोनों थक कर आए हुए थे, तो काफी गहरी नींद में सो जाते हैं। तो 10 जून की रात को जो शहबाज है वो उठता है, किचन में जाता है। वहां पे जाने के बाद एक धारदार हथियार लेकर आता है और वो जो चाकू होता है वो चाकू काशिफ की गर्दन पर रखकर उसके गले को रेत देता है। उसके बाद काशिफ उठ जाता है और अपने आप को बचाव करने लगता है। कुछ आवाज होती है तो ताबड़तोड़ उसके पेट में चाकू मारना शुरू कर देता है। ऐसे में कुछ आवाजें होती है जिसके चलते अनम भी अपनी नींद से उठ जाती है। जैसे वो नींद से उठ जाती है अपने पति को बचाने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि उस टाइम पे काशिफ की मौत हो चुकी थी। अब क्योंकि अनम आवाज कर रही थी, चिल्लाने लगी थी, जिसके चलते अब शहबाज उसके मुंह को दबा देता है और उसको भी मार डालता है। इस तरह से उन दोनों को मार देता है। मारने के बाद दोनों को फर्श पर लेटा देता है। उसके बाद वो अपने आप को साफ करता है। साफ करने के बाद वो अपना जो भांजा था जो कि नवजात था, अभी 1 ही दिन का था, उसको भी मारना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि अभी बच्चा काफी ज्यादा छोटा है, इसको मारने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं यहीं पे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो इसको खाना पीना नहीं मिलेगा, ये अपने आप ही मर जाएगा। ऐसा सोचने के बाद वो सुबह उस रूम से बाहर निकल जाता है और बाहर की तरफ लॉक लगाकर चला जाता है। और जो दूसरा दरवाजा है वो पहले से ही अंदर से बंद था। अब वो वहां से चला जाता है। जाने के बाद 2 दिन के बाद उसको ये लगता है कि वहां से कोई भी खबर नहीं आई है और वो उस लाश को भी ठिकाने लगाना चाहता था, जिसके चलते वो औसत के पास जाता है और उसकी कार मांगता है। कार मांगने के बाद वो यहाँ पर 13 जून की सुबह सुबह आ जाता है। आने के बाद जैसे रूम के अंदर वो दाखिल होता है तो वहां का मंजर काफी ज्यादा भयानक होता है। उसके काफी ज्यादा उसकी बदबू आती है। बदबू इतनी ज्यादा भयंकर होती है कि वो लाश के पास भी नहीं जा पाता है। वो तुरंत वहां से बाहर निकल जाता है, फिर से लॉक लगा देता है और फिर से गाड़ी लेकर बाहर चला जाता है। वैसे उसने प्लान बनाया था कि वो इस गाड़ी के जरिए उन दोनों की लाश को ठिकाने लगा देगा, जिसके चलते किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि काफी ज्यादा बदबू आ रही थी, जिसके चलते उसने उस प्लान को कैंसिल कर दिया और वहां से अब चला गया। अब ये सारी बातें खुल जाती है, पुलिस को इसके बारे में पता भी चल जाता है कि आखिर कातिल कौन है। लेकिन पुलिस को अभी एक और सवाल काफी ज्यादा सताया जा रहा था कि आखिर एक सगे भाई ने अपनी ही बहन का इतनी ही बेरहमी से कत्ल क्यों कर दिया और उसको अपने जीजाजी को भी क्यों मार दिया। तो जब पुलिस इसके बारे में पूछती है तो इसके बारे में शहबाज का कहना होता है। तो बात है 2022 की। काशिफ और शहजाद काफी अच्छे दोस्त थे। वो दोस्त काफी सालों से थे, लेकिन 2022 के आसपास क्योंकि काशिफ की शादी हो चुकी थी, उसका एक बेटा भी था, तो शहबाज उसको अपने घर पर आने से रोकता नहीं था। वो कई बार उसके घर पर भी आता था, उनके परिवार वालों से मिलता था और अच्छी खासी बातचीत भी उन दोनों के बीच में होती रहती थी। यहाँ पर शहबाज की एक बहन थी जिसका नाम था अनम, जो कि 23 साल की थी। वो भी अब शादी की उम्र लायक हो गई थी और शहबाज ने काफी इसके लिए सपने सजाकर रखे हुए थे कि वो अपनी बहन की काफी धूमधाम से शादी करेगा, काफी अच्छा घराना भी ढूंढेगा। और यहाँ पर ऐसे में एक ऐसी घटना होती है जिसके चलते शहबाज को
कुछ महीनों के लिए जेल हो जाती है, वो जेल चला जाता है। जब वो जेल में जाता है तो उस टाइम पे भी कासिफ का इसके घर पे आना जाना चलता रहता है। अब ऐसे में जब जो भाई था वो जेल में चला गया, साथ ही इसके पिता भी नहीं थे, इसके पिता की भी 8 साल पहले मौत हो चुकी थी। तो यहाँ पर अब कासिफ को रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। वो हर रोज यहाँ पे आता जाता रहता था और ऐसे में अनम को और कासिफ को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद जब पूरे गांव में ये बात फैल जाती है और यहाँ पर शहबाज को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब कुछ दिनों के बाद दोनों भाग कर कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। शहबाज जब जेल से छुटकर वापस आता है तो उसको पता चलता है कि उसकी बहन ने उसके ही दोस्त के साथ भागकर शादी कर ली है और वो दोस्त कोई और नहीं है, वो है कासिफ, जो कि पहले से शादीशुदा है। तो उसको इस बात पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि आखिर इस धोखेबाज को अब मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको जान से मार दूंगा। साथ ही गाँव वाले उसकी बहन के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बहन को आखिर तुमने कैसे संस्कार दिए, उसने तो तुम्हारी इज्जत को भी डुबा दिया है। जब इस बात का पता चलता है तो उसके ऊपर भी उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बहन को भी मारने के बाद में सोच लेता है कि मैं उसको भी अब नहीं छोड़ूंगा। अब वो कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। उसके बाद उसको ये भी पता चलता है कि जो कासिफ है उसने अनम की कुछ 3 बीघा जमीन को भी गिरवी रख दिया है और गांव में ये बात फैला दी है जो जमीन गिरवी पे रखी है उसका आधा पैसा शहबाज ने अपने पास रखा हुआ है। जब शहबाज को इस बात का पता चलता है तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो किसी भी तरह से उन दोनों को मारने की प्लानिंग करने लगता है। वो पिछले 1 साल से इन दोनों के मारने की प्लानिंग करता है और कई बार उन लोगों को फोन करके धमकाता भी है, धमकी भी देता है कि मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। जब वो इस तरह से धमकी देता है तो अनम उस टाइम पे वो वीडियो बना लेती है जो वीडियो पुलिस वालों को मिला था। अब यहाँ पर शहबाज समझ गया था कि अगर मैं इन दोनों को इस तरह से धमकी देता रहूंगा तो वो लोग कभी भी मेरे हाथ नहीं आएंगे और मुझसे भागते फिरेंगे और मैं इनको कभी भी मार नहीं पाऊंगा। तो वो अब क्या करता है कि उन दोनों से अब रिश्ता अच्छा करने लगता है। उन दोनों को कहता है कि मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया है, अब मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। अब यहाँ पर कासिफ इसके जो व्यवहार से है काफी ज्यादा अच्छा, वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। उसको ये लगता है कि शायद शहबाज अब हमारे बीच में बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि उसका व्यवहार अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका था। तो अब कासिफ 7 जून को शहबाज को अपने घर पर बुलाता है। बुलाने के बाद दोनों कहीं बाहर घूमने भी जाते हैं और घूमने के बाद जैसा कि 8 जून को अपनी पत्नी को वो अस्पताल लेके जाता है और फिर 10 जून को वो लोग वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद जब क्योंकि वो लोग पूरा दिन अस्पताल में रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा थक कर सो गए थे और यहाँ पर उसी टाइम पर शहबाज इन दोनों को मार देता है, जो कि उसने पहले भी पुलिस को बताया हुआ था। इस तरह से उसको मार देता है चाकू के जरिए। तो यहाँ पर ये थी पूरी कहानी जिसमें एक भाई अपनी ही बहन को काफी बुरी तरीके से मार देता है और उसने जीजा को भी मौत के घाट उतार देता है। शहबाज की इस गवाही और पूरे सबूत को छुटा कर पुलिस एक चार्जशीट तैयार करती है और उस चार्जशीट को कोर्ट में पेश करती है और दाखिल करती है। चार्जशीट के जरिए इसके ऊपर केस चलता है और अभी ये जो केस है अभी चल रहा है। फिलहाल अभी शहबाज जेल के अंदर है और जो बच्चा था, जो कि बच्चे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा सुधार होती है और 23 जून को उस बच्चे को उसके दादा दादी को सौंप दिया जाता है। दादा दादी भी उस बच्चे को अपना लेते हैं, उसके परवरिश सब करने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से जुड़ा अगर आपका कोई भी विचार हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।